Hello student, this is Priyanka and welcome to my channel Live to Learn. So today students, we are going to study about sorting materials into groups. लेकिन उससे पहले आपको पता है ना क्या करना है? बिल्कुल, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। तो बेटा हम अपनी डेली लाइफ में रोज डिफरेंट वैरायटी का फूड खाते हैं और डिफरेंट वैरायटी के क्लॉथ्स पहनते हैं। गर्मियों में हम कॉटन क्लॉथ्स को प्रेफर करते हैं, वहीं पर विंटर्स में हम वुलन क्लॉथ्स को प्रेफर करते हैं। तो वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स हम पहनते हैं, वैरायटी ऑफ खाना हम खाते हैं। लेकिन उसके साथ ही जो ऑब्जेक्ट्स को अगर हम देखें, अपने सराउंडिंग में हम ऑब्जेक्ट्स को देखें तो डिफरेंट वैरायटी के ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। जैसे लॉक है, की है, साइकिल है, आपके टॉयज़ हैं, फैन है। तो डिफरेंट वैरायटी, हमारा जो पूरी लाइफ है वो हम सराउंडिंग है डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स से। लेकिन जो ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये डिफर कैसे करते हैं? तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऑब्जेक्ट्स की शेप अलग है, कुछ कलर में डिफर होते हैं, कुछ मटेरियल अलग होता है। तो ये सब चीज़ें एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफर करती हैं, अलग करती हैं। तो अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को देखें कि उसको हमें कैटेगराइज करना है ऑन द बेसिस ऑफ द राउंड शेप, तो अगर मैं कहूँ कि आप कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स के नाम बताओ जो राउंड शेप के होते हैं, तो ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? लाइक कॉइन, फुटबॉल, व्हील and also the glass marble। तो ये सारी चीजें राउंड शेप में है। ऐसे ही हम, ये किस बेस पे हो गया? शेप की बेस पे हमने इन सारी चीजों को कैटेगराइज किया। वहीं पर हम अगर मटेरियल के ऊपर लें कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना है, तो हम जैसे लिख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ प्लास्टिक, कि ऐसी चीजों के नाम बताओ जो प्लास्टिक से बनती हैं। तो आप कहोगे बोतल, टिफिन बॉक्स, टॉयज एंड पाइप। ऐसे ही आप अपने सराउंडिंग से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इन कैटेगरीज में लिख सकते हो। तो इस तरह से अलग अलग प्रॉपर्टीज को लेके हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में डाल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट अगर हम शेप के बेसिस पे देखें तो हम शेप के बेसिस पे उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, मटेरियल के बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं, कलर के बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं। और जो ये कैटेगराइज करना है या जिन भी चीज़ों के बेस पे हम उनको कैटेगराइज कर रहे हैं उनको हम कहते हैं उनकी प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। तो अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल को डिस्कस करेंगे। तो जो प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, तो उससे पहले मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको पता है हम अगर पानी हमें किसी चीज में लेना है तो हम उसको प्लास्टिक या स्टील के ग्लास में लेते हैं। कभी आपने ऐसा टम्बलर या ऐसा ग्लास देखा है जो क्लॉथ्स के मटेरियल का बना हो? नहीं दिखते ना? क्यों? क्योंकि अगर हम पानी को क्लॉथ में डालेंगे तो वो उसमें से ड्रॉप वाइज ड्रॉप करके नीचे गिर जाता है, वो उसमें नहीं रह सकता। तो इसका मतलब क्या है कि हम क्लॉथ्स के मटेरियल से ग्लास टम्बलर नहीं बना सकते। तो ऐसे ही जैसे कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, कोई भी आपका बर्तन है, सॉस पैन है, कुकर है, क्या ये सारी चीज़ें पेपर वाले मटेरियल से बन सकती हैं? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पेपर तो झट से आग पकड़ जाता है। तो हम जो ये सारे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रख के बनाते हैं। तो आज हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल डिस्कस करेंगे। अब उनमें हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द अपीयरेंस, यानी कि मटेरियल को उनकी अपीयरेंस के बेसिस पे कैसे कैटेगराइज किया जा सकता है। सेकंड हम डिस्कस करेंगे हार्डनेस ऑफ द मटेरियल। थर्ड सोल्यूबल और इनसोल्यूबल मटेरियल। फोर्थ float and sink, or we can say that heavy or light material. Fifth, transparency of
material like opaque और translucent ऑब्जेक्ट। तो इन सारी प्रॉपर्टीज को अभी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम कैसे ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं वो हम जानेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी अपीयरेंस। और अपीयरेंस होता है कि कौन सा मटेरियल किस तरह से दिखता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ मटेरियल्स शाइनिंग होते हैं, कुछ मटेरियल डल होते हैं, यानी कि कुछ मटेरियल लस्चरस होते हैं, कुछ मटेरियल दिखने में इतने शाइनी नहीं होते, इतने चमकदार नहीं होते। जैसे अगर आप देखो कि जो कॉपर होता है या गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, उनमें एक शाइन होती है। लेकिन ऐसे ही आप पेपर को देखो, वुड को देखो, तो इन ऑब्जेक्ट्स में कोई शाइन नहीं होती। इनका नेचर कैसा हो गया? डल होता है। क्योंकि वहीं पर हम आयरन को देखें, वो कुछ प्रॉपर्टीज में सिमिलर होता है विद द कॉपर एंड एल्यूमिनियम, क्योंकि इन सारे मटेरियल्स में शाइन होती है। और जिन मटेरियल्स में शाइन होती है या लस्टर होता है, उन मटेरियल्स को हम कहते हैं मेटल्स, लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो these material have luster, usually are metals। यानी कि ऐसे मटेरियल्स जिनमें लस्टर होता है, यानी कि शाइन होती है, ऐसे मटेरियल को हम मोस्टली मेटल्स कहते हैं। वहीं पर आप लोगों ने देखा होगा लाइक वुड है, पेपर, प्लास्टिक, जो ये मटेरियल होते हैं ये डल होते हैं, यानी कि इनमें शाइन नहीं होती। तो इन बेसिस पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं कि किसकी सरफेस लस्टरस है और किसकी सरफेस डल है। लाइक अगर आपने देखा होगा कि जो मेटल्स होते हैं वो स्टार्टिंग में तो शाइन होते हैं। जैसे अगर आप कोई आयरन का आर्टिकल खरीदते हो तो खरीदते टाइम तो वो बिल्कुल शाइनी होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो वो एयर एंड मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो उसकी सरफेस भी डल हो जाती है, लेकिन है तो वो मेटल ही। तो जो मेटल्स होते हैं वो एयर एंड मॉइस्चर के साथ भी रिएक्ट करके डल अपीयरेंस दे सकते हैं। लेकिन अगर हम उसी मेटल्स की सरफेस को काट के देखें, जो मेटल्स डल हो गया है, लेकिन अगर हम उसको बीच से काट के देखें तो वो अंदर से शाइनी सरफेस उसकी हमें दिखाई देती है। जैसे आप लोगों ने कोई भी नेल है तो उसको क्या, वो डल हो गई है बहुत लॉन्ग टाइम के बाद, लेकिन आप उसको बीच से काटोगे तो जो अंदर की सरफेस होगी वो शाइनी होगी, क्योंकि जो ऊपर से रिएक्शन हुई है एयर और मॉइस्चर की, लेकिन अंदर से वो क्या होती है, शाइनी होती है, क्योंकि वो मेटल है। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। तो अब हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है दैट इज हार्डनेस। यानी कि हार्डनेस के बेसिस पे हम उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं इनटू द ग्रुप्स। तो हार्डनेस की अगर हम बात करें तो इसमें दो वर्ड आते हैं। फर्स्ट वन इज द हार्ड, यानी कि कुछ मटेरियल हार्ड होते हैं, वहीं पर कुछ मटेरियल सॉफ्ट होते हैं। अब हार्ड और सॉफ्ट का हम कैसे पता लगाएं? जैसे आप लोगों ने देखा होगा अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो अगर आप उसको पकड़ते हो और प्रेस करते हो तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो जल्दी से कंप्रेस हो जाते हैं, यानी कि दब जाते हैं। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस लाइक डस्टर, अगर हम इसको हार्ड से प्रेस करें तो ये अपनी शेप चेंज नहीं करता, यानी कि ये हार्ड है। तो इस बेसिस पे हम उनको प्रेस करके भी देख सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस हार्ड है और कौन सा सब्सटेंस सॉफ्ट है। जैसे अगर आप अपने सराउंडिंग से कोई 2-3 ऑब्जेक्ट लें और एक नेल पिन या कोई शार्प ऑब्जेक्ट लें, नाइफ वगैरह, उन ऑब्जेक्ट्स को स्क्रैच करके देखो। जैसे हमने अब डस्टर है, अगर हम डस्टर को स्क्रैच करते हैं तो कुछ चेंजेस नहीं आते, लेकिन अगर वहीं हम इसी ऑब्जेक्ट से चौक को स्क्रैच करते हैं तो इसमें से पार्टिकल्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो सब्सटेंसेस कंप्रेस के साथ साथ स्क्रैच हो जाते हैं उन सब्सटेंसेस को हम सॉफ्ट सब्सटेंसेस कहते हैं, और जो सब्सटेंसेस कंप्रेस नहीं होते या स्क्रैच इजीली नहीं होते उन सब्सटेंसेस को हम हार्ड सब्सटेंसेस कहते हैं। मींस मटेरियल्स which are
difficult to compress. Such material are called hard. Example, iron means अगर आप आयरन को प्रेस करोगे जोर से तो वो कंप्रेस नहीं होगा, तो इसका मतलब वो सब्सटेंस हार्ड है. लाइक अगर डस्टर है तो डस्टर को अगर हम जोर से प्रेस करते हैं तो वो भी उसके शेप में कोई चेंज नहीं आता, यानी कि कंप्रेस नहीं होता. तो इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ हार्ड मटेरियल. नेक्स्ट, सॉफ्ट मीन्स मटेरियल्स which can be compressed or scratched easily. Such material are called soft. Example, sponge, rubber, cotton, एक्सेट्रा. तो ये एग्जाम्पल है, यानी कि ऐसे मटेरियल जिनको अगर हम प्रेस करें तो वो इजीली अपनी शेप चेंज कर लेते हैं या कंप्रेस हो जाते हैं, दब जाते हैं, तो ऐसे मटेरियल को हम सॉफ्ट मटेरियल कहते हैं. ऐसे ही जैसे अभी हमने अपीयरेंस के बारे में पढ़ा था, तो अपीयरेंस को अगर हम डिस्कस करें तो उसमें जो मेटल होता है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं. लाइक उसमें लस्चरस है या नहीं, ये हमने अभी पढ़ा था कि वो शाइनी है या डल है, वो हार्ड है या सॉफ्ट है, वो रफ है या स्मूथ है, यानी कि खुरदरा है उसकी सरफेस या स्मूथ है, ये भी अपीयरेंस में आ जाते हैं. तो इस बेसिस पे भी हम ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट कर सकते हैं इनटू द ग्रुप. ओके बच्चों, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज soluble or insoluble. Third one is soluble or insoluble. तो सोल्यूबल और इनसोल्यूबल से आप क्या समझते हो? जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप एक टम्बलर लो यानी कि एक ग्लास ऑफ वाटर लो और उसमें 1 चम्मच शुगर ऐड करो और उसको स्टिर करो, यानी कि उसको हिलाते रहो कुछ टाइम के बाद, तो जो शुगर आपने उसमें डाली है वो कुछ टाइम के बाद डिसॉल्व हो जाती है वाटर में, यानी कि डिसअपियर हो जाती है, फिर वो आपको दिखाई नहीं देती. तो ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं या कुछ टाइम के बाद वो डिसअपियर हो जाते हैं, दिखाई देना बंद हो जाते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम सोल्यूबल सब्सटेंस कहते हैं. वहीं पर अगर कोई सब्सटेंस है आपने वाटर में ऐड किया और उसको कॉन्टिन्यूसली स्टर करते रहे, यानी कि एक लंबे समय तक उसको हिलाते रहे, लेकिन उसके बाद भी वो दिखाई देता है, डिसअपियर नहीं होता, तो इसका मतलब वो सब्सटेंस इनसोल्यूबल है. लाइक अगर आप एक ग्लास ऑफ वाटर में 1 चम्मच मिट्टी डालो या 1 चम्मच चॉक पाउडर डालो और उसको कॉन्टिन्यूअस स्टिर करते रहो, हिलाते रहो, तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो क्या करता है, नीचे बैठ जाता है, सिंक हो जाता है. तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम इनसोल्यूबल सब्सटेंस कहते हैं. मीन्स सम सब्सटेंसेस completely dissolved or disappeared in water. Such substances are known as soluble substance, like sugar, salt, एक्सेट्रा. यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो पूरी तरह से पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं या दिखाई देना बंद कर जाते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम सोल्यूबल सब्सटेंस कहते हैं, जैसे शुगर, सॉल्ट. वेयर एज सम सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स विद वाटर और do not disappear even after we stir it for long time. And such substances are called insoluble substances, like sand, चॉक पाउडर, एक्सेट्रा. यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में नहीं घुलते और अगर हम उन्हें कितने भी लंबे टाइम तक हिलाते रहें फिर भी वो उस पानी में दिखाई देते हैं, डिसअपियर नहीं होते, ऐसे सब्सटेंसेस को हम
इनसोल्युबल सब्सटेंसेस कहते हैं, लाइक चॉक पाउडर और सैंड। इसी तरह से आप अपने सराउंडिंग से ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस को डिसॉल्व करके देख सकते हो कि कौन से सब्सटेंस पानी में घुल जाते हैं और कौन से सब्सटेंस नहीं घुलते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फ्लोट और सिंक, यानी कि ऐसे सब्सटेंस कि जो कुछ फ्लोट करते हैं और कुछ सिंक हो जाते हैं, यानी कि नीचे बैठ जाते हैं। फ्लोट और सिंक मीन्स जैसे अभी आपने सोल्यूबल और इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा, तो उसमें आपने कुछ सब्सटेंसेस को देखा जो पानी में डिसॉल्व हो रहे थे, लेकिन जो इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस थे उनमें से कुछ सब्सटेंसेस ऐसे थे जो डिसॉल्व नहीं हो रहे थे, तो वो नीचे सिंक हो रहे थे, यानी कि नीचे बैठ जा रहे थे। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो डिसॉल्व नहीं हो रहे लेकिन वो वाटर की सरफेस के ऊपर तैर रहे थे। लाइक जैसे अगर आपने सैंड को डिसॉल्व किया या चॉक पाउडर को डिसॉल्व किया, तो कुछ देर के बाद वो जो बॉटम है ग्लास की, उसके नीचे बॉटम में बैठ जाते हैं, सिंक हो जाते हैं। वहीं पर जब आप 1 चम्मच ऑयल उसमें डिसॉल्व करोगे तो ऑयल डिसॉल्व नहीं होता और वो ऊपर वाली सरफेस पे फ्लोट करता है। तो ऐसे ही हम बहुत सारे सब्सटेंसेस देखते हैं, जो कुछ सब्सटेंसेस जब हम उनको पानी में डालते हैं तो कुछ सब्सटेंसेस ऊपर वाली सरफेस पे तैरते हैं, यानी कि वो सब्सटेंस फ्लोट हो रहे हैं, जो लाइट इन वेट होते हैं। लेकिन जो हैवी इन वेट होते हैं, यानी कि जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वाटर की डेंसिटी से, वो नीचे बैठ जाते हैं। तो उस सब्सटेंसेस को कहते हैं, यानी कि वो सब्सटेंस सिंक हो गए। तो इसलिए हम उस बेसिस पे डिफरेंट सब्सटेंसेस को कैटेगराइज कर सकते हैं। और ये एक्टिविटी आप अपने घर पर भी करके देख सकते हो कि एक ग्लास का टब लेते हो या बकेट ले सकते हो और उसमें बहुत सारे सब्सटेंस जो आपके आसपास हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते, उन सब्सटेंसेस को लेके पानी में डालकर देख सकते हो कि कौन से सब्सटेंसेस पानी पर फ्लोट करते हैं और कौन से सब्सटेंसेस पानी में नीचे बैठ जाते हैं। जैसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखें, लाइक लीव्स, वुड, पेपर, प्लास्टिक बॉल या कैप, कुछ भी एक्सेट्रा। तो ये सारे जो सब्सटेंसेस होते हैं ये लाइट इन वेट होते हैं, तो ये इजीली वाटर की ऊपर वाली सरफेस पे फ्लोट करते हैं। वहीं पर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो इजीली अगर हम पानी में डालते हैं तो वो इजीली नीचे सिंक हो जाते हैं, लाइक की, आयरन नेल, कॉइन, स्टोन एक्सेट्रा। ऐसे ही आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल अपने सराउंडिंग से लिख सकते हो कि कौन से ऑब्जेक्ट्स पानी पर फ्लोट करते हैं या तैरते हैं और कौन से ऑब्जेक्ट नीचे सरफेस पे सिंक हो जाते हैं या बैठ जाते हैं। ओके बेटा, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी में आपने देखा था कि कुछ ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट ट्रांसल्यूसेंट होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट ओपेक होते हैं। अब इनका हम कैसे पता चला है कि कौन सा ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है? फर्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे अगर हम कहें, जैसे आपको टॉफ़ी खरीदनी है तो आप शॉप में जाते हो और शॉपकीपर से टॉफ़ी खरीदने के लिए बोलते हो और शॉपकीपर आपसे पूछता है कि कौन सी टॉफ़ी चाहिए, तो उसके सामने जितने बॉक्सेस रखे रहते हैं, जितने डिब्बे रखे रहते हैं, आप उनमें इजीली पहले चूज़ करते हो कि हमें कौन सी टॉफ़ी खानी है, फिर उसको बोलते हो और वो आपको देता है। और ये चूज़ आप कैसे कर पाते हो? क्योंकि आप उन डिब्बों के आर पार देख सकते हो कि उसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है। वहीं पर अगर शॉपकीपर लोहे का डिब्बा ले और किसी लोहे के बर्तन में उन टॉफीज को डाल के रख दे, तो क्या आप उनको बाहर से देख के पता लगा पाओगे कि इन डिब्बों के अंदर कौन सी टॉफी है? नहीं पता लगा पाओ ना। क्यों? क्योंकि उसके आर पार आप नहीं देखते। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके आर पार आप आसानी से देख सकते हो, यानी कि आपको पता लग जाए कि उस तरफ क्या सामान है या क्या चीज है, उन ऑब्जेक्ट्स को या उन मटेरियल को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स या ट्रांसपेरेंट मटेरियल। मीन्स those substances through which things can be seen clearly are called transparent object, like glass,
जैसे कोई भी ग्लास है, ग्लास का अगर कोई मटेरियल है तो आप इजीली उसमें देख सकते हो कि अच्छा इसके अंदर क्या सामान है, क्या इसके अंदर क्या डला हुआ है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो नेक्स्ट इज ओपेक मटेरियल, सेकेंड इज ओपेक मटेरियल, यानी कि दोज सब्सटेंसेस through which we are not able to see. Such material or such substances are known as opaque material or opaque substances. लाइक जैसे अभी हमने फर्स्ट जब ट्रांसपेरेंट की बात की थी उसमें हमने देखा था कि अगर शॉपकीपर लोहे के डिब्बे ले तो आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन से डिब्बे में कौन सी टॉफी रखी हुई है। तो जब आपको उसके आर पार कुछ दिख ही नहीं रहा तो उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। लाइक आप अपने घर में बैठे हो और घर पे अंदर बैठे हुए आपको नहीं पता लगता कि बाहर क्या हो रहा है, कि आपके घर के बाहर से कौन गया, कौन बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि जो आपका दरवाजा है वो भी वुड का है, जो आपकी वॉल है वो ब्रिक्स की बनी हुई है, तो उनके आर पार आप नहीं देख पाते। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। लाइक वुड, मेटल्स, कार्डबोर्ड। So these substances are known as the opaque object, यानी कि ऐसे वस्तुएं, ऐसा मटेरियल जिसके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख पाते, उन सामान को या उस मटेरियल को हम ओपेक मटेरियल कहते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट मटेरियल इज ट्रांसल्यूसेंट। थर्ड इज ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। अब ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल क्या है? जैसे अभी हमने देखा कि ट्रांसपेरेंट ऐसी वस्तु होती है जिसके आर पार हम आसानी से देख पाते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा कि ऐसे मटेरियल जिसके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख पाते। तो ट्रांसल्यूसेंट कौन से हो सकते हैं? राइट, बिल्कुल सही सोचा। ऐसे मटेरियल जिनके आर पार हम धुंधला देख पाते हैं, थोड़ा सा ब्लर दिखाई देता है, तो ऐसे मटेरियल को हम ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल कह सकते हैं। तो आप ऐसे मटेरियल के बारे में सोच सकते हो कि ऐसे कौन से मटेरियल होंगे जिनके पार हम देख तो पाते हैं लेकिन हमें धुंधला दिखाई देता है। सोचो जल्दी से। बिल्कुल, लाइक ऐसा पेपर जिस पेपर पे आपने ऑयल लगा दिया हो, यानी कोई पेपर लोगे आप, उसके ऊपर पूरा ऑयल से उसको स्प्रेड कर दो और कुछ टाइम के बाद अगर आप उस पेपर में से देखोगे तो आपको उसके आर पार धुंधला धुंधला दिखाई देता है। लेकिन वहीं पर अगर आप बिल्कुल साफ पेपर से देखोगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता। इसका मतलब जो ऑयल वाला पेपर है वो कैसा पेपर है? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है। यानी कि दोज सब्सटेंसेस through which objects can be seen but not clearly. Such substances are known as translucent object, like oily paper. तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो बेटा ऐसे इन सारी प्रॉपर्टीज जो इस चैप्टर में हमने पढ़ी, उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम हर एक ऑब्जेक्ट से, हर एक सब्सटेंसेस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स। लेकिन अब हमें इन डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करने की क्या ज़रूरत हुई? बिकॉज ऑफ आवर कन्वीनियंस। हम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग इनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि अगर हम सारी चीज़ों के एक ग्रुप में बना के एक जैसी दिखने वाली चीज़ों को एक तरफ रखेंगे तो जब भी हमें उन चीज़ों की ज़रूरत होगी तो हमें पता होगा कि वो चीज़ कौन से कॉर्नर में रखी हुई है। लेकिन अगर हम उनको सबको मिक्स करके रखेंगे तो हमें उनको ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी। जैसे आप किसी किराने की शॉप पे जाते हो तो वहाँ पर आप देखते हो कि उन्होंने सारी चीज़ें सिस्टमेटिक रखी रहती हैं। जैसे जो उनके सोप्स होते हैं, साबुन का जो कॉर्नर होता है वो एक तरफ होता है, ऑयल वाला कॉर्नर एक तरफ होता है, आटे वाला एक तरफ होता है। तो इस तरह से जिस भी कस्टमर को जो चीज़ चाहिए वो उसी कॉर्नर से जाके उनको ले आते हैं। तो इस तरह से हमें ग्रुपिंग करने की ज़रूरत होती है फॉर मेकिंग अवर लाइफ कन्वीनियंट। तो इस तरह से हम इजीली मटेरियल्स को उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे
आसानी से उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स। तो होप सो कि आप लोगों को अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दूसरे फ्रेंड्स के पास इसको शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चा वीडियो का बेनिफिट लेकर इस चैप्टर को अच्छे से समझ सके। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। थैंक यू।